हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को आप सभी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो फ्यूचर में आपने प्लान किया होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब पेपर दे लेते हैं तो उनके मन में आता है, यार ये सब क्यों हो रहा है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सभी अटेम्प्ट खत्म हो जाने के बाद इस बात पे सोचते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे बड़े 8-9 गंभीर साल खराब हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है यार कि एज, यानी कि जो एज का बार है जो अभी 32 वर्ष है, मतलब इन जनरल जो जनरल के केस में है, उसको कम करके 27 कर देना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। बहुत से वे लोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस चेन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके भी बहुत सारे ओपिनियन रहते हैं कि नहीं ये बदलाव होने चाहिए, एज कम होनी चाहिए, अटेम्प्ट कम होने चाहिए। अगर हम बात करें यूपीएससी की तो पूर्व में बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। अटेम्प्ट को लेके जो 4 से लेके 6 हो गया, जनरल की केस में बता रहा हूं मैं, और उम्र को 30 से बढ़ाकर 32 कर दिया गया। बहुत से लोगों ने इसको पॉलिटिकल एंगल में देखा, बहुत से लोगों ने इसको एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखा कि यार बच्चों के वर्ष बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इट्स कॉल्ड मतलब काइंड ऑफ वीसीएस साइकिल, ठीक है। जो वीसीएस सर्किल होता है बिल्कुल वैसा है कि आदमी उससे निकल ही नहीं पा रहा है। तो आप हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि पूर्व सिविल सर्वेंट, और आप सब उनका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनका नाम रिजर्व बैंक से भी जुड़ता है। मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि फोटो अगर मैं हट जाऊं यहां पे तो उनकी फोटो भी यहां पे लगी हुई है, सुब्बाराव जी। तो इन्होंने कहा कि इस समय भारत को यूपीएससी 2.0 की जरूरत है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2.0 की जरूरत है। कौन कह रहा है? सुब्बाराव जी कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या वो कहना चाह रहे थे, किन किन बिंदुओं पे बात करना चाह रहे थे, और अल्टीमेटली उसके फायदे क्या हैं। ये उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन उस पर हमको थोड़ा सा इन डेप्थ रिसर्च करना चाहिए। देखो यार, होता क्या है कि आप जब आईएएस अधिकारी बनोगे तो ऐसा नहीं कि सबके ओपिनियंस को आप ले ही लो, पर जो अच्छे ओपिनियंस होते हैं उन पे कहीं ना कहीं आप पर्सपेक्टिव तो बिल्ड कर ही सकते हो, ठीक है। चलो तो बात करें इसके पहले तो हुआ क्या था कि इनका एक न्यूज आर्टिकल आया था, ठीक है, इंडिया नीड्स यूपीएससी 2.0, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कहा था, अ टिपिकल आईएएस ऑफिसर टुडे हु हैज एंटर्ड इन आईएएस इन हिज 20s straight after college hasn't experienced the real world and government from the outside. They have little understanding of the many ways in which people फेस careless and the indifferent governance। अच्छा, इसके पहले अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की है। एज कम करना, अटेम्प्ट्स कम करना, वीसीएस जो साइकिल है उसको खत्म करना, बहुत सारे बिंदुओं पे बात की। हम सब पे बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो है क्या कि निश्चित तौर पे एक मोटा मोटी देखा जाए तो 21वीं सदी में भारत तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। डिजिटल क्रांति, आर्थिक सुधार और नई तकनीकों के दौर में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को भी क्या है, आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। वर्तमान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग प्रणाली जो 1920 के दशक में स्थापित हुई थी, आज के युग में मतलब 1922 से आपको पता है कि भारत में एग्जामिनेशन शुरू हो गए थे, आपको क्लियर होना चाहिए। फिर 1926 का वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है, 1936-37 का वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे भी बताइएगा कि आपने कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, किस वर्ष से उसका जुड़ाव होता है, क्या किसी चार्टर से जुड़ाव है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो 1920 के दशक में स्थापित हुई थी और आज भी युग में चुनौतियों के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं रह गई है। इस संदर्भ में यूपीएससी 2.0 की अवधारणा सामने आई है, जो भारतीय लोक सेवा में व्यापक सुधार का प्रस्ताव करती है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है 2.0 की बात। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख उम्मीदवार मुश्किल से 1000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि जो परीक्षा की तीव्रता बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो मतलब जो भौकाल के रेंज में मानी जाती है वैसी है, ठीक है। लेकिन पूर्व आरबीआई गवर्नर, ठीक है, दुवरी सुब्बाराव ने चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया 1990 के दशक की शुरुआत से ही अपरिवर्तित रही है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। क्या कहा उन्होंने कि अब छात्रों के बहुमूल्य उत्पादक वर्षों की भारी बर्बादी हो रही है। जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं स्टूडेंट्स के, उनकी बहुत, और निश्चित तौर पर एज अ फैकल्टी एट स्टडी IQ, एक्स एस्पिरेंट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CSE जो परीक्षा होती है, आई हैव सीन दिस कि नॉर्मस टाइम्स वेस्ट करते हैं, बहुत सारा समय वेस्ट होता है कि एक और कर ले, एक और कर ले। हर एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। का कारण बनता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे उन्होंने एक लेख था जिसमें यूपीएससी परीक्षा के नए नियमों की उन्होंने बात की थी। इन पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS के जो P2I फाउंडेशन बैच है वो लगातार स्टडी IQ लेके आता रहता है। इससे बेहतर फाउंडेशन बैचेस आपको अक्रॉस इंडिया नहीं मिलेंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं,
बात करूं अगर मैं, तो चाहे वो SIP प्रोग्राम हो, PRP प्रिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, प्रिम्स के बच्चों को भी यहां पे रह के तैयारी कराई जाएगी। MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है। SIP सक्सेस इन प्रिलिम्स है, वैसे ही SIM यानी सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। इसके अलावा IGP, मेंटोरशिप, 18 किताबों का जो सेट मिलता है, लगातार लाइव क्लासेस, देयर आर एन नंबर ऑफ फीचर्स, कोई इनका अंत नहीं है, इतने सारे फीचर्स हैं। आपको हर महीने 11,000 रुपए आप हमारे टेस्ट सीरीज में अपीयर करके जीत सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप परफॉर्म करेंगे उसमें, तो आपकी अगर प्रीलिम्स हो जाती है तो पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी। तो व्हाट, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो अगर इससे जुड़ना है तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके भी इस पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बिंदुओं पे। UPSC को दूसरे बदलाव की जरूरत क्यों है? भारत की सिविल सेवा परीक्षा 50 वर्षों में केवल 2 बार बड़े बदलाव हुए। क्या हुए? कोठारी सुधार जो 1989 में हुए थे, एक बहुपत्री मतलब मल्टीपल GS वाले पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सुब्बाराव समिति ने 2010 में CSAT और नीति शास्त्र के पेपर को पेश किया था। ये सुब्बाराव जी की बात हो रही है, ठीक है। बात की जाए तो क्या है, किसी भी उम्मीदवारों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है। कोचिंग की लागत, जो कोचिंग में एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालांकि स्टडी IQ में हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं, तो कम से कम हम इस लाइन में नहीं आते, पर अब ऑफलाइन आप जाएंगे तो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक फीस है, ठीक है। और प्रयास करने की उम्र 32 वर्ष तक बढ़ गई है। अगर आप OECD कंट्रीज की बात कीजिए तो वहां पे नौकरशाही की जो सापेक्षिक उम्र की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब 32 वर्ष तक वेट किया जाता है कि तुम नौकरशाही में आओ, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी जैसे बाकियों की होगी। थोड़ा सा ज्यादा है। इस पर सुब्बाराव ने बहुत सारे बिंदुओं की बात की थी। उन्होंने एक बात बोला कि उन्होंने कुछ कारकों की बात की, ऐसे क्या कहा कि डूबे हुए खर्च के भ्रम को कायम रखना तथा युवाओं को परीक्षा के चक्र में फंसाना। उन्होंने कहा कि भाई 3 साल हमारे लग गए हैं, 1 साल और दे लेते हैं, 1 साल और दे लेते हैं, 1 साल और दे लेते हैं, और फिर ये बढ़ता जाता, ठीक है। और ये VCS साइकिल जो है, इसमें आदमी फंस जाता है, स्टूडेंट फंस जाता है। अगला क्या है, अच्छे इंजीनियर और MBA छात्र नवाचार से दूर रहकर वर्ष भर चलने वाली परीक्षा की तैयारी लगते हैं। लगभग मैं कहूं तो 1.25 साल का ये चक्र होता है, ऑलमोस्ट 15 महीने का। फरवरी में जब क्या नाम है उसका नोटिफिकेशन आता है, तब से लेके कब तक, मई में जो रिजल्ट आया भी तब तक, सॉरी अप्रैल में रिजल्ट आए थे, तो ऑलमोस्ट 14-15 महीने का जो साइकिल फिलहाल चल रहा है। इस दौरान स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाता, और जैसे ही वो इंटरव्यू रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो नहीं होता है, तुरंत उसको प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाता है। तो जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत प्री की तैयारी में वो लग गया। ये क्या बताता है कि उसके पास समय ही नहीं। फिर वो जिंदगी भर, वो साल भर प्रीलिम्स पढ़ेगा, फिर मेंस देगा, फिर इंटरव्यू, फिर इस प्रकार से चीजें, तो ये चलती रह रही है। एक VCS साइकिल होता जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यदि 10 प्रतिभाशाली स्नातक इन तैयारियों में 5-5 साल गंवा देते हैं तो भारत एक ही बार में प्रतिभाशाली घंटों की आधी सदी खो देता है। मतलब वो प्रतिभाशाली, वो बेहतर समय जो भारत के युवा भारत के विकास में लगा सकते थे, वो क्या हो गए, वैनिश हो गए, वो नष्ट हो गए, वो खत्म हो गए, वो चले गए। तो उसकी उन्होंने बात की, जो कि तार्किक बात है। क्या है, पहलुओं को देख लेते हैं। तो वर्तमान में कितने प्रयास, 6 प्रयास हैं। सुब्बाराव ने कहा कि 3 प्रयास होने चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक देखा जाए तो UK सिविल सर्विसेज में 2 अटेम्प्ट होते हैं। वर्तमान में ऊपरी आयु जो जनरल के केस में क्या है, 32 वर्ष है। सुब्बाराव ने कहा 27 वर्ष की जानी चाहिए। अमेरिका की बात की जाए तो वहां पे 37 है, लेकिन वहां पे अटेम्प्ट 3 है, ठीक है। विस्तारित अगर फायदा देखा जाए तो निश्चित तौर पर लंबी तैयारी के लूप में स्टूडेंट फंस जाता है। यहां पर क्या होगा, स्पष्ट होगा, और जो इनिशियल कैरियर है ना, उसकी बेस बनाने पे मदद देगा। और यहां पे क्या है, अगर आप देखो बाकी देशों में तो क्या है, विंडो छोटी है लेकिन फोकस्ड है कि क्या चाहिए और कैसे चाहिए, एकदम स्टूडेंट्स को क्लियर होता है, ठीक है। बात करें इसके बाद की तो क्यों जरूरी है योग्यता से अधिक महारत। यस, 6 प्रयासों में कोचिंग संस्थान एक औसत उम्मीदवार को कोर्ट क्रैक करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। 3 प्रयास जन्मजात योग्यता को बढ़ावा देते हैं। मतलब यह है कि अगर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आप किसी कोयले को बगुला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के एक मुहावरे के तर्ज पे बताया जाए तो ये है। लेकिन अगर 3 अटेम्प्ट पे कोई निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जन्मजात थोड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है। एटलीस्ट सिविल सेवा परीक्षा जो चीजें मांगती है, जो क्वालिटीज मांगती है, वो उसमें है, तो तभी 3 अटेम्प्ट पे निकाल लेगा भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, करियर में शीघ्र विविधता। यस, अगर 27 वर्ष की अवस्था तक आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो रहा है सिविल सेवा परीक्षा में, तो आप चेंज कर सकते हो ना। या 32-33 की उम्र में जब आपको पता चलता है कि आप कहीं के नहीं रह गए ना, तो आपकी ना उम्र रहती है, ना ऊर्जा रहती है, और जिंदगी ऐसे पड़ाव में रहती है कि आपको आगे कुछ डिसीजन लेने होते हैं, चाहे वो शादी से जुड़े हो, चाहे वो बच्चों से जुड़े हो। वो एक VCS सर्किल उसके बाद भी शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या बात है, प्रशासनिक ताजगी। यस, अधिकारी अगर 23-24 वर्ष की उम्र प्रशिक्षण शामिल में होते हैं तो 30 वर्ष की आयु तक उन्हें जिला स्तर पे कार्य करने का समय मिलता है, अनुभव मिलता है। और देखो 30 वर्ष की उम्र तक वो मैच्योर हो जाते हैं, तो अगले 30 वर्ष तक वो भारत के लिए, जो भारत की सिविल सेवा जो यूनिट है, उसके लिए क्या हो जाते हैं, वो एक बून हो जाते हैं, ठीक है। एक वरदान साबित हो सकते हैं, और बेहतर नीतिगत प्रयासों में
उनका जो योगदान होता है ज्यादा हो सकता है। नीतिगत स्तर पे भारत को ज्यादा युवा लोग दिखेंगे, ठीक है, ज्यादा युवा लोग दिखेंगे। चलो कुछ और बिंदुओं पर अगर बात की जाए तो क्या है, संभावित चुनौतियां क्या आएंगी इसमें। ग्रामीण उम्मीदवार जो है निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है यार, वो जुटाते जुटाते आते हैं, उनको एक दो अटेम्प्ट तो जो यूपीएससी की डायनेमिक्स है, जैसे कई बार हम सीसैट की बात करते हैं या करंट अफेयर्स की बात करते हैं, या मैंने अभी जब यूपीएससी के पेपर को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने एक बात की थी कि जो इतनी टफ हिंदी आती है, तो टफ हिंदी के चक्कर में उनको इंग्लिश को थोड़ी मजबूत करनी पड़ती है, और इस चक्कर में एक समय 2-2.5 साल का समय लग जाता है। पता चला जब तक आपका समय हुआ तब तक आपकी उम्र चली गई या अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो कोई गांव में अगर देखा जाए तो 20-22 साल की उम्र के बाद बच्चे इस स्थिति में आ पाते हैं कि वो घर पे बात कर सकें। 22 साल की उम्र में बात किए, 23 साल की उम्र में आए, 25-25.5 की उम्र तक रेडी हो पाए प्रीलिम्स के लिए, और फिर 27वीं की उम्र खत्म हो गई। तो इस प्रकार के चैलेंजेस तो हैं ही। और क्या है, अचानक नीति परिवर्तन से बस यस बहुत बड़ी बात है कि हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है, इसलिए चरणबद्ध क्रियान्वित जरूरी है। चरणबद्ध क्रियान्वयन से क्या मतलब है कि आप ये कह दो कि 6 साल बाद, जैसे अभी इस समय 2025 चल रहा है, तो 2031 से, चलो 2030 से हम ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो स्टूडेंट भी मन बनाने लगेंगे, लोगों के दिमाग में आने लगेगा, क्लियर होने लगेगा कि चलो 2030 के बाद से ये सिर्फ 27 वर्ष तक और 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे हमको, तो स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। स्तंभ 2 क्या है कि मध्य कैरियर में स्थायी आईएएस प्रेस, इसकी भी बात हुई है। क्या है कि 40 से 42 वर्ष की उम्र में भी कुछ आईएएस अधिकारियों को आप प्रवेश करा सकते हैं लैटरल एंट्री के तौर पे। क्या है कि सुब्बाराव होना चाहिए, आप सुब्बाराव लिखा है, एक वार्षिक टियर 2 परीक्षा का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो वैज्ञानिक, उद्यमी, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञ और विकास पेशेवर हैं उनके लिए खुला होगा, जिसमें उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में पहले ही प्रभावशाली योगदान दिया हुआ है, उनके लिए बात की जा रही है। क्या बिंदु है इसमें? प्रमुख बिंदु क्या है कि पारदर्शी पाठ्यक्रम होगा, शासन से जुड़े केस स्टडीज, नैतिकता और क्षेत्र विशेष नीति पत्र उनको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, ये उनके लिए, स्तंभ 2 के लिए। ठीक है, और क्या इसके बाद की सीमित चयन, वार्षिक आईएएस रिक्तियों का केवल 10 से 15% इस मतलब जो 40-42 के ब्रैकेट से चुने जाएंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जहां पे युवा लोग आ रहे हैं वहां पे थोड़े एक्सपीरियंस लोगों को भी जोड़ा जाए, उसकी बात यहां पे हो रही थी। ठीक है, त्वरित प्रशिक्षण की बात क्या है कि 2 साल के फाउंडेशन कोर्स और फेज 1 के साथ आप देखो तो लबासना की बात है, बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी में, उसकी ट्रेनिंग की बात हो रही है, में केवल 6 महीने की नीति निर्माण बूट कैंप के बाद वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अपने क्षेत्र के योग्य व्यक्ति हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों में अगर जोड़ा जाएगा एज एन आईएएस अधिकारी, तो वो अपने जूनियर्स को बेहतर सलाह दे पाएंगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये भी होगा कि हम आईएएस अधिकारी हैं तो हम बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, लाभ क्या होंगे इसके? क्षेत्रीय विशेषज्ञता, यस, स्पेसिफिक, जैसे अगर आपको एक आईएएस अधिकारी बनता है तो आपको बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं, आप कोल मिनिस्ट्री में जाएंगे, आप फाइनेंस में चले जाएंगे, आप डिफेंस में चले जाएंगे, आप रेलवेज में चले जाएंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स, तो विशेषज्ञता नहीं बन पाती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, यहां पे वो ही मास्टर जो मास्टर ऑफ नन वाला है ना, वो मास्टर ऑफ दिस बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि विचारों में विविधता, हाँ, मध्य कैरियर में प्रवेश से समूह चिंतन, जो ग्रुप थिंक है जो वो बड़े कम होगा और सेवा अधिक नागरिक संवेदनशील बनेगी। एक बात मैं इसे बता दूं कि विचारों में विविधता क्यों जरूरी है, क्योंकि जो युवा 22-23 साल की उम्र में सिविल सेवा से जुड़ रहा है, जब वो उसके सामने 42 साल का व्यक्ति जुड़ेगा जो उसी सेवा में, उसी पद पे है, तो वो अपने साथ जो अनुभव लेके आएगा, ठीक है, जो उसने ग्राउंड लेवल से यहां तक, इस पोजीशन तक पहुंचने का अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव से वो एनरिच कर सकेगा और मजबूत कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात यहां पे आएगी। ठीक, आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, युवा आईएएस अधिकारी लगातार अपने कौशल को सुधारते रहेंगे, यह जानते हुए कि अनुभवी साथी बाद में सेवा में शामिल हो सकते हैं, तो अपने कौशल को विकास में भी वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे की बात क्या है, युवा प्रवेश को बनाए रखना, लेकिन इसे और अधिक स्मार्ट बनाना है। क्या है, सुब्बाराव इस बात पर जोर देते हैं कि कच्चा उत्साह, अनछुआ उद्यम अब भी अमूल्य है, उनका खाका प्रक्रिया की खामियों को सुधारने भी केंद्रित है, न कि मूल अवधारणा पे। सुधार क्या है देख लेते हैं, प्रस्ताव सुधार क्या है, अनुकूल सीसेट स्कोरिंग। देखिए, सीसेट बिंदुओं पे भी उन्होंने बात की है, क्या रखा है कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों को रटंत समझ, कि जो रटने की बात होती है जिसको हम मगिंग कहते हैं, ठीक है, कि तुलना में अधिक महत्व दिया जाए, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा ज्यादा बेटर करना, जो कॉम्प्रिहेंशन उसको बेटर रेट किया जाए। ठीक है, और क्या है, डिजिटल और जलवायु आधारित मॉड्यूल, क्या सामान्य अध्ययन, जीएस के प्रश्न पत्रों में एआई शासन, साइबर जोखिम और परिपथ अर्थव्यवस्था, यानी कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है उसके सिद्धांतों को शामिल किया जाए, ताकि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्म में बच्चा समझ सके, क्योंकि आगे जाके इनको ही झेलना है। चाहे इन्वायरमेंट की बात की जाए, साइंस टेक, देखिए इन्वायरमेंट साइंस टेक के प्रश्न इसीलिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की बात की जाए, साइंस टेक की बात की जाए, इस प्रकार के इकोनॉमिक सिद्धांतों की बात की जाए, या एआई जो प्रशासन आगे फ्यूचर हर चीज को कवर करना
कर सकता है उसकी बात की जाए, या सामान्य जोखिम जो नॉर्मली हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं। इवन यार देखो आज के समय में कहीं ना कहीं डेली कोई ना कोई आपको वार्निंग मैसेज आ जाता है जलवायु से जुड़ा, उसको कैसे टैकल करोगे? तो उसको अगर पढ़ाई में पढ़े रहोगे तो तुम्हारे पास 4-5 आइडिया तो होंगे, उसको तुम वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और क्या है संरचित व्यक्तित्व परीक्षण क्या है कि आईएएस क्षमता को ढांचे से जुड़े व्यवहार आधारित प्रश्न पूर्वाग्रह कम करने के लिए पैनल में विविधता सुनिश्चित करने का नियम। मतलब जो इंटरव्यू होता है जिसको हम व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं पहले बात तो उसमें भी विविध प्रकार के लोग हों और उनको भी समय समय पर बदलते रहें ताकि एक पूर्वाग्रह न पनप जाए कि किसी विशेष प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। और कई बार मैंने देखा है, मतलब यूपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया, स्टेट पीसीएस का भी मैंने इंटरव्यू दिया, दोनों के इंटरव्यू मैंने 3 से ज़्यादा दिए, स्टेट के मैंने 5 दिए, यूपीएससी के मैंने 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं। यूपीएससी में तो फिर भी कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहे जा सकते हैं कि तार्किक अच्छे हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आधारहीन फैक्ट्स पूछे जाते हैं, मतलब उनका कोई सिर पैर नहीं, कोई बेस नहीं। यूपीएससी में कई बार क्या होता है जब वो जबरदस्ती की डिगिंग करते हैं, जब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वाई यू आर चेकिंग उसकी पर्सनालिटी, तो आप बहुत सारे अलग तरीकों से चेक कर सकते हैं। किसी को अनकंफर्टेबल करके आप किसी के पर्सनालिटी को इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, मतलब 5% ऐसा होता है, 95%, 95% ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं तो कुछ आयामों को देख लेते हैं। यथास्थिति क्या है और सुधार, मतलब इनके सुधार के बाद परिदृश्य कैसे बदलेगा। प्रतिभा दक्षता की बात की जाए तो इस समय क्या है 50 से 60% अभ्यर्थी 28 वर्ष की आयु के बाद भी अटके रहते हैं। वी ऑल नो, गो टू द करोल बाग और गो टू मुखर्जी नगर, सी द सीन, आपको पता चलेगा कि करोल बाग और मुखर्जी नगर में क्या स्थिति है। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, अधिकांश लोग 26 तक बाहर निकल जाते हैं या बाद में टियर 2 के माध्यम से पुनः प्रवेश कर सकते हो। 26 के बाद क्लियर हो जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट है, आगे बढ़ते हैं, अच्छे उद्यमी बनते हैं, अच्छे अपने फील्ड के इंजीनियर बनते हैं और बाद में टियर 2 में हम जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कौशल मिश्रण की बात की जाए तो सामान्यवादी हावी है, इसे यथास्थिति देखी जाए तो यस, जनरलाइज जिनको वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर किसी के नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा सामान्य जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है और मास्टर्स भी, डोमेन विशेषज्ञों का संतुलित मिश्रण हो जाएगा। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी रहेंगे एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड भी रहेंगे उसमें। ठीक है, वित्तीय घाटा, कोचिंग खोई मजदूरी, क्या लगभग 9,000 करोड़ वर्ष का अनुमान है जो पैसा जाता है। ठीक है, निश्चित तौर पे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री की थोड़ी सी कमर तो टूटेगी इस पे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, पर जो देश के भले में हो, मुझे लगता है हर संस्थान उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, लोगों का विशेष क्या है, रटंत। ठीक है, जो रटने वाली बात है ना, जो मगिंग की होती है ना, वो बड़ा ही अटर होता है। मुझे लगता है कि बच्चे रटने लगते हैं और उसको यहाँ पे क्या होगा कि योग्यता केंद्रित होगा और 21वीं सदी की जो सेवा है उसको कैसे बदला जाए, कैसे खुशहाल तरीके से बदला जाए, उन चीजों पे कहीं ना कहीं काम हो पाएगा। ठीक है, आगे की राह अगर देखा जाए तो कार्यान्वयन की योजना क्या हो सकती है कि श्वेत पत्र और हितधारक परामर्श, उन सब पे आपस में डिस्कशन हो सकता है। क्या कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य सरकारें और छात्र संगठनों के साथ चर्चा हो, बेहतर रास्ता निकाला जाए। अगर इस सुधार का रास्ता यही है तो इस रास्ते पे चला जाए। ठीक है, अगला क्या है, जो टियर 2 जो है उसको पायलट लेवल पे उसको परीक्षित किया जाए, 100 सीटों के साथ शुरू किया जाए और प्रदर्शन की तुलना समानांतर प्रवेश यानी कि लेटरल एंट्री वाले उम्मीदवारों से किया जाए। ठीक है, अब यहां पे एक अच्छी बात क्या है कि जो शुरू में आईएएस नहीं बन सकते हैं, बाद में अपने कर्म को, अपनी जॉब को बेहतर तरीके से करते हुए टियर 2 में एंट्री ले सकते हैं वो। ठीक है, 3 साल की अनुग्रह अवधि हो, प्रयासों की संख्या 6, 5, 4, 3 तक घटाएं धीमे धीमे और आयु सीमा 32 से 30 करें, 30 से 27 करें, एकदम से कम ना कर दें, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, कोचिंग लाइट रणनीति क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क यूपीएससी तैयारी मॉड्यूल उपलब्ध करा जाए। हालांकि हम बताएं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस प्रकार की चीजें करा रहे हैं। हज हाउस की बात की जाए, उर्दू एकेडमी की बात की जाए या एएमयू जैसे संस्थानों की बात की जाए, इन सब जगहों पे बच्चों को टारगेटेड तरीके से तैयारी कराई जा रही है, बहुत कम फीस पे या नॉमिनल फीस पे या 0 फीस पे। ठीक है, वार्षिक प्रभाव ऑडिट किया जाए कि वार्षिक स्तर पे देखा जाए कि कितने बदलाव हुए, सकारात्मक हुए कि नहीं इन सब बिंदुओं पे, और संसद की समिति द्वारा भर्ती प्रदर्शन की समीक्षा की जाए और जो आवश्यक सुधार है उन पे काम किया जाए। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी रूपरेखा क्या होगी। सुब्बाराव ने, ये बार बार सुब्बाराव लिख गया है, इसको माफ कीजिएगा, सुब्बाराव होना चाहिए, कि यूपीएससी परीक्षा सुधार खाके के लक्ष्य को 2 प्रमुख समस्याओं को हल करना है, लंबी तैयारी अवधि को और कौशल की समानता को बराबर करना, और यह भारतीय प्रशासन को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, रिजुविनेट होगी ना, जो सिविल सेवा परीक्षा है जो सेक्टर रिजुविनेट होगा। ठीक है, प्रयासों की संख्या कम करके आयु सीमा घटाकर और मध्य कैरियर प्रवेश के लिए यानी जो
टीयर 2 में जोड़ने की बात हो रही थी। प्रवेश के लिए एक मजबूत मार्ग खोलकर भारत न केवल 20 वर्ष के युवा स्नातक की ऊर्जा बल्कि 40 वर्ष के अनुभवी पेशेवर की बुद्धिमत्ता का भी लाभ उठा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है ये, ठीक है। यह प्रस्ताव सिविल सेवा परीक्षा को एक लंबी थकावट भरी दौड़ से एक मेरिट आधारित तेज प्रतिस्पर्धा में बदलने का प्रयास है और सुब्बराव जी के अनुसार यही भारत की जनसांख्यिकी पूंजी को, शासन को स्वर्ण अवसर में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। बात करें अगर कुछ और बिंदुओं की, तो अभी जो समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं इन जनरल, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या है? रट कर सीखने की प्रवृत्ति, रटने वाली ये किताब रट लो, स्पेक्ट्रम रट लो, रश्मिकांत रट लो, इथिक्स रट लो, थ्योरीज को रट लो, विद्वानों को रट लो, नहीं काम करेगा यार, नहीं काम करता है, ठीक है। ये आपके दिमाग का इम्तिहान है। आप किसी समस्या को कैसे देखते हैं उसका इम्तिहान है, रटने से तो कुछ नहीं होगा। और क्या है? व्यावहारिक ज्ञान का अभाव। हाँ, स्किलफुल लर्निंग नहीं हो पाती है। जो व्यावहारिक ज्ञान आपको जिंदगी में काम आता है वो होता ही नहीं है। इतिहास को बिल्कुल समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन हमको उस प्रकार की जानकारी को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो हमारे स्किल्स को बढ़ाए, ठीक है। क्या है? समय सीमा की बाध्यता, लंबी तैयारी अवधि और सीमित अवसर के कारण कई प्रतिभाशाली उम्मीदवार हतोत्साहित हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। बहुत से योग्य लोग जो सिविल सेवा परीक्षा में जा सकते थे, ठीक है, जा सकते थे वो नहीं जा सके। खैर, कुल मिला के जिनको जो सेलेक्ट होते हैं वो भी बहुत योग्य ही होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अयोग्य लोग चले जाते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं निश्चित तौर पे उस प्रतिस्पर्धा में वो योग्य होते हैं, तभी वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ और बिंदुओं पे बात करते हैं तो विशेषज्ञता का अभाव है, जो समस्याओं की बात कर रहे थे। सामान्यवादी दृष्टिकोण थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। जनरलाइज जैक ऑफ ऑल ट्रेड होते हैं, मास्टर ऑफ नन होते हैं, ट्रेड्स के मास्टर भी हूं, ताकि उसमें कल को बड़ी समस्या है तो उसको सॉल्व कर सकें वो, ठीक है। और क्या है? तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, टेक्निकल, और निश्चित तौर पे वो लोग जिनकी तकनीकी ज्ञान अच्छा होता है वो सफल भी हो जाते हैं जल्दी। जो तकनीकी रूप से थोड़े पीछे हो जाते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान हो या प्रिपरेशन की बात की हो, वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं इसमें, ठीक है। सामाजिक न्याय की चुनौतियां क्या है? आरक्षण व्यवस्था की जटिलताएं, लिटरल एंट्री जैसी योजनाओं में आरक्षण के प्रावधान न होने से सामाजिक न्याय की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। और देखो, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे विस्तार पे बात होनी चाहिए, डिटेल में बात होनी चाहिए और लोगों को इस पर खुल के बात करनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए। भारत के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ में सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी जो क्या कहते हैं, वित्त के आधार पर जो गरीब समुदाय हैं, जो चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, उनके लिए भी सरकार ने आरक्षण लाया है, तो उनको उसका लाभ उठाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब भौगोलिक संतुलन भी है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अवसरों की समानता है। चाहे अगर टेक की बात कर लीजिए तो वहां पे भी हम एक असमानता देखते हैं, ठीक है। और डेटा की जो पहुंच होती है वो शहरों में ज्यादा तेज होती है, गांव में कम होती है। हम कई बार कई जगहों पे इस प्रकार के असंतुलन को देख चुके हैं। चाहे हम कोविड की बात करें, चाहे हम कोविड की बात करें, जब चीजों का टेक पे क्या कहते हैं, निर्भरता बढ़ गई है, तो गांव में चीजें बड़ी दिक्कत कर रही हैं, शहरों में तो खैर उतनी दिक्कतें नहीं, ठीक है। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि यूपीएससी 2.0 केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसकी सफलता सभी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, यानी हितधारकों के सहयोग और संयमित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। यदि यह सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत को एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान कर सकता है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी उसी गति से आगे बढ़ाना होगा जिस गति से हमारा देश तरक्की कर रहा है। यूपीएससी 2.0 इस दिशा में एक सार्थक कदम हो सकता है, बशर्ते कि इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के साथ लागू किया जाए। तो संविधान को इग्नोर न किया जाए, सामाजिक मूल्यों को इग्नोर न किया जाए, दोनों को साथ लेके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म करने की जो मंशा सुब्बाराव जी ने जताई, उस पे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। एक कहते हैं ना कि वो तालाब, अगर कोई नदी तालाब जैसे रुक जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदगी हो जाती। नदी है, बहते रहे, सुधार होते रहे, भारत में भी सुधार होता रहे, हमारे संविधान में भी सुधार होता रहे, इस प्रकार की सेवाओं में भी सुधार होता रहे। सरकारों की मंशा यही होनी चाहिए। और बताता चलूं लास्ट में कि जो हमारे P2I फाउंडेशन बैचेस हैं, ठीक है, यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैचेस, आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कोड का प्रयोग करके आप, अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे P2I फाउंडेशन बैच जिनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनसे जुड़ी वो ये कि कहीं ना कहीं ऐसे बैचेस को हमने नरेट किया है जो आपको सफलता के उस स्तर तक पहुंचाते हैं जहां पे जाके आप श्योर हो जाते हैं कि आप IAS या IPS बनेंगे। बाकी मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो एक ऑप्शनल के तौर पे मैं पढ़ाता हूं, वो भी यहां पे आपको 2 जून से नया बैच
दिखेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से भी जुड़ सकते हैं। बाकी मैं बताना चाह रहा था कि हिंदी साहित्य का ये जो बैच है, जून बैच है, 2 जून से शुरू हो रहा है और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे इस बैचेस से। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल से बैच शुरू हो रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है इसकी गंभीरता के बारे में। टॉपर्स के साथ इंटरव्यू को आप मेरे जो हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट है आप वहां पे देख सकते हैं। बाकी मैं बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास सर्च करेंगे तो भी जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studieiq.com पे आप अपने विचारों से मुझे अवगत करा सकते हैं। विकास लाइव कोड इज द कोड जो स्टडी आईक्यू की किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मुझे ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सुब्बा राव जी की जो ये बात है यूपीएससी 2.0 की, आप इससे कितने सहमत हैं और इनमें से किन किन सुधारों को आप भी मानते हैं कि होने चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप यूपीएससी 2.0 या यूपीएससी में जो रिफॉर्म की बात हो रही है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे तो जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।